इस वीडियो में बात भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की। आइए जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। विश्व में प्रत्येक अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा उसे जाना जाता है। अर्थव्यवस्थाओं की एक दूसरे से तुलना इन विशेषताओं के आधार पर की जाती है। भारत एक पृथक देश के रूप में 15 अगस्त 1947, जिसे भारत का स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, को अस्तित्व में आया। इस दिन भारत पर अंग्रेजी शासन की समाप्ति हुई। इसके पश्चात स्वतंत्र भारत ने 15 अगस्त 2013 को अपने स्वयं के शासन के 66 वर्ष पूरे कर लिए हैं। विश्व के अन्य देशों की तुलना इस तथा इन वर्षों में अपनी उन्नति के मूल्यांकन के लिए भी देश की स्थिति तथा निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए यह अवधि काफ़ी बड़ी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को बताया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारत की अर्थव्यवस्था की निम्न प्रति व्यक्ति आय है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता अधिक है। गरीबी तथा आय के वितरण में असमानताएं हैं। पूंजी निर्माण का उच्च स्तर है, जो कि एक सकारात्मक विशेषता है, और नियोजित अर्थव्यवस्था है भारत की। विस्तार से जान लेते हैं। निम्न प्रति व्यक्ति आय। भारत को विश्व में निम्न प्रति व्यक्ति आय के देश के रूप में जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय आय और जनसंख्या के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे अभिप्राय किसी भारतीय की एक वर्ष में औसत आय से है, यद्यपि इससे प्रत्येक व्यक्ति की वास्तविक आय का पता नहीं चलता है। भारत की वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय ₹39,168 है। यह प्रति माह लगभग 3264 रुपये होती है। यदि हम भारत की प्रति व्यक्ति आय की विश्व के अन्य देशों से तुलना करें तो यह देखा जा सकता है कि भारत उनमें से काफ़ी पीछे है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय भारत से 15 गुना अधिक है, जबकि चीन की प्रति व्यक्ति आय भारत से 3 गुना अधिक है। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। भारत जनसंख्या में विश्व का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है। इसमें 1990 से 2011 की अवधि में 1.03% की दर से वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर में तेजी से कमी है, जबकि जन्म दर इतनी तेजी से नहीं घटी। मृत्यु दर को जनसंख्या में प्रति हजार मरने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है, जबकि जन्म दर को जनसंख्या में प्रति हजार जन्म लेने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2010 में जन्म दर 22.1 व्यक्ति जनसंख्या के प्रति 1000 थी, जबकि मृत्यु दर केवल 7.2 व्यक्ति जनसंख्या के प्रति 1000 थी। निम्न मृत्यु दर कोई समस्या नहीं है, वास्तव में यह एक विकास का प्रतीक है। निम्न मृत्यु दर से एक अच्छी स्वास्थ्य प्रणाली का पता चलता है, परंतु उच्च जन्म दर एक समस्या है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या में वृद्धि पर दबाव डालती है। 1921 के पश्चात भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि जन्म दर बहुत धीमी घटी है। जन्म मृत्यु दर बहुत तेज़ी से घटी है। जन्म दर 1921 में 49 थी, जो 2010 में 22.1 तक कम हुई है, जबकि इसी अवधि में मृत्यु दर 49 से घटकर 7.2 तक कम हुई है। इसलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत तीव्र थी। जनसंख्या का अत्यधिक दबाव भारत के लिए चिंता का एक मुख्य विषय रहा है। इससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आधारित संरचना आदि प्रदान करने के लिए पर्याप्त साधन जुटाने में राजकोष पर बोझ पड़ा है। कृषि पर निर्भरता। भारत की कार्यशील जनसंख्या में अधिकांश अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। 2011 में भारत की जनसंख्या का लगभग 58% कृषि में संलग्न था। इसके बावजूद भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 17% से कुछ अधिक है। भारत में कृषि से संबंधित मुख्य बात यह है कि क्षेत्र में उत्पादकता बहुत कम है। इसके कई कारण हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या का पोषण करने के लिए भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण
प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बहुत कम है और अच्छी उपज लेने के योग्य नहीं है। दूसरे शब्दों में कहीं भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम है। अधिकांश लोग निम्न मजदूरी पर कार्य करने के लिए कृषि श्रमिक बनने के लिए बाध्य होते हैं। भारतीय कृषि में अच्छी तकनीक तथा सिंचाई सुविधाओं की कमी है। अधिकतर लोग जो शिक्षित नहीं हैं अथवा उचित रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं वह कृषि में संलग्न हैं। इसलिए इससे कृषि में निम्न उत्पादकता में वृद्धि होती है। भारत के गरीबी और असमानताएं। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 26.93 करोड़ लोग गरीब थे, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 22% था। एक व्यक्ति गरीब तब कहलाता है यदि वह ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम 2400 तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी मूल्य के लिए आवश्यक भोजन की मात्रा का उपयोग करने योग्य नहीं है। और ये नीचे इसके कुछ अन्य आंकड़े दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए और अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। पांचवा है पूंजी निर्माण अथवा निवेश की उच्च दर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख समस्या भूमि तथा भवन, मशीनों तथा उपकरण बचत आदि के रूप में पूंजी के स्टॉक में कमी थी। अर्थशास्त्रियों ने गणना की है कि बढ़ती हुई जनसंख्या को पालने के लिए भारत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% को निवेश करने की आवश्यकता है। इसके बाद है नियोजित अर्थव्यवस्था। यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। इसके विकास की प्रक्रिया 1951 की अवधि से शुरू होती है। नियोजन के लाभ सर्वविदित हैं। नियोजन के द्वारा देश सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकताएं तय करता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए वित्तीय अनुमान उपलब्ध कराता है। तदनुसार विभिन्न स्रोतों से संसाधनों को न्यूनतम लागत पर लगाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। भारत ने पहले ही 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूरी कर ली है और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो 12वीं पंचवर्षीय योजना भी पूरी हो चुकी है और योजनाओं को बंद कर दिया गया है। तो ये है आपके नोट्स के लिए कुछ स्लाइड्स और अच्छे से नोट्स बनाइए अपने। धन्यवाद।